हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़रूर अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो है, ये है चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउथ एशिया है क्या, यानी जो दक्षिण एशिया है इसका मतलब क्या है। तो जो दक्षिण एशिया है ना, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे दक्षिण एशिया के अंदर जो 7 देश शामिल हैं उनके लिए। कौन कौन से वो 7 देश हैं? इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव। ठीक है। लेकिन अगर अब के टाइम की बात करें, यानी अभी करंट सिचुएशन की बात करें, तो अभी हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल करते हैं, यानी हम इनको भी दक्षिण एशिया का पार्ट मानते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि दक्षिण एशिया कौन कौन से देश को कहते हैं, हम इस चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, पिछले चैप्टर में हमने क्या बात की थी कि भाई कौन से पावर जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड में अब उभर कर आ सकते हैं अगर अमेरिका के अलावा कोई, हम उसकी बात की थी। तो हम बात अभी किस में क्या करेंगे, दक्षिण एशिया की सिचुएशन के बारे में, कि भाई दक्षिण एशिया कैसा है, यहाँ के जो देश हैं वो कैसे हैं, कितने ताकतवर हैं, कैसा वहाँ का लोकतंत्र है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ की, यही हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आगे क्या है कि 20वीं सदी में क्या होता है कि जब भारत और जो पाकिस्तान है उसने क्या देखा कि अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना लिया, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही न्यूक्लियर क्या किए, वेपन्स के क्या बोलते हैं उसको, पर्यवेक्षण किए, है ना। तो भारत पाकिस्तान दोनों ने क्या किया, परमाणु पर्यवेक्षण किया। ठीक है। उसका ट्रायल किया। तो इससे क्या पता चला कि दुनिया को नज़र आ गया कि हाँ भाई, भारत और पाकिस्तान भी ताकतवर देश हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र हम दोनों देशों के ऊपर आती है। ठीक है। तो हम किसका हिस्सा है भाई, तो दक्षिण एशिया के हिस्से थे। अब बात करें कि भौगोलिक स्थिति कैसी है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालयन माउंटेन्स है, कहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण एशिया के। अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या है भाई, हिंद महासागर है। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में क्या है भाई, तो अरब सागर है। ठीक है। और अगर पूर्व की बात करें तो क्या है भाई, तो बंगाल की खाड़ी है ना। तो हिमालय कहाँ है, नॉर्थ साइड में। साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। और अरेबियन सी जो है वो कहाँ है, वेस्ट में है। और इसके ईस्ट में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल। तो चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में अलग अलग जगह, यानी अलग अलग तरीके से हम क्या है, एक तरीके कह सकते हैं हम कि सेफ है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, कि जो दक्षिण एशिया है इसके जो अलग अलग देश हैं वहाँ राजनीतिक प्रणाली कैसी है। ठीक। तो भाई कैसी राजनीतिक प्रणाली है, तो अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं इसमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं देखने को मिलती है ना। जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था अलग है, श्रीलंका में अलग व्यवस्था है, नेपाल में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है ना। अगर भारत और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक। भारत और श्रीलंका दोनों में ही क्या है, लोकतंत्र है। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वहाँ लोकतंत्र है क्या? हाँ भाई, लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ पर बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, वहाँ पर सेना का शासन भी हुआ है। ठीक है। यानी लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा ठीक है, अगर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करी तो नेपाल की बात कर लेते हैं भाई। तो नेपाल में क्या है, तो नेपाल में 2006 तक तो हमने देखा था भाई संवैधानिक राजतंत्र, है ना। और बाद में क्या देखने को मिलता है, तो लोकतंत्र आ जाता है। कब? 2008 में। और नेपाल का संविधान देखो तो हमने क्या देखा है कि भाई कई बार बदला हुआ है ना। 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि नेपाल में कैसी व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था चल रही थी, लोकतंत्र कैसे था, बार बार वहाँ आंदोलन होते रहे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। भूटान की बात करें तो वहाँ पर राजतंत्र है। 2008 में इन्होंने क्या बनाया, तो अपने आप को संवैधानिक राजतंत्र बनाया। मतलब क्या है कि भाई राजतंत्र रहेगा, लेकिन हम किसके हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मालदीव की बात करें तो 1968 1968 तक क्या था, एक ये सल्तनत था। 1968 में क्या बन गया, तो एक गणतंत्र बना। और यहाँ पर क्या अपनाया गया, अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है ना, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो अपनाया गया यहाँ पर। ठीक। जून 2005 की बात करें तो जून 2005 में क्या होता है, मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया। ठीक है। तो देखा ना, 1968 में क्या बना, ये गणतंत्र बना। 2005 में आके ये क्या बन गया, मालदीव। तो भाई इसने बहुदलीय प्रणाली अपनाई, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है ना। नेक्स्ट आगे क्या है, तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो इसका दबदबा वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और 2008 के चुनाव में भी जीती कौन थी, तो यही जीती थी। ठीक। अगर हम ये देखें कि भाई शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में क्या रहा भाई, तो लोकतांत्रिक सरकारें बनी, कितनी, तो 2,
है ना। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद में 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनती हैं, ठीक है। अब कैसे बनी, तो पहली जो थी वो बेनजीर जो भुट्टो थे ना, उनके नेतृत्व में बनी थी, और दूसरी जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी वो किसके नेतृत्व में, तो नवाज शरीफ के नेतृत्व में बनी। 1999 में फिर क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में दोबारा से तख्ता पलट होता है, ठीक है। देख रहे हो ना, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट या लोकतंत्र जो है वो स्टेबल है ही नहीं। जैसी लोकतंत्र थोड़ा सुधरने की कोशिश करता है, वहाँ पर फिर तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ पर सेना का शासन आ जाता है, ठीक है। तो 1999 में क्या देखने को मिलता है, सैनिक तख्ता पलट देखने को मिलता है। 2008 में क्या देखने को मिलता है, 2008 में फिर से लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत होती है, जो कि कह सकते हैं कि हाँ भाई आज के टाइम तक चल रही है। लेकिन अभी जिसके बारे में डिटेल में बात करें पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, तब जानेंगे क्या सही में लोकतांत्रिक सरकार अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें अब किसकी बात करें, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है ना। तो एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में जो लोकतंत्र है उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो भाई लोकतंत्र के एक्सपीरियंस की बात करें साउथ एशिया में, तो सबसे पहले दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला है, किसका, जनता का, ठीक है। क्या देखने को मिला है, दक्षिण एशिया के 5 ऐसे देश हैं जिसमें क्या मिला, वहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला है लोकतंत्र को। और इन देशों के चाहे कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग ने, हर एक धर्म ने, सभी नागरिकों ने इस लोकतंत्र को अच्छा माना है, ठीक है। और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन किया है। प्रतिनिधिमूलक मतलब कि भाई हम तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना हर एक डिसीजन में गवर्नमेंट के लोकतंत्र में, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र कैसा होना चाहिए कि प्रतिनिधि चुना जाए। तो इन चीज़ों को इन्होंने समर्थन दिया है, ठीक है। और पहले ही ऐसा मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ क्या है, उन जगहों पर रह सकता है, उन देशों में हो सकता है जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा धनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कह लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सिर्फ वहाँ। लेकिन जब देखा गया, दुनिया ने ये देखा कि नहीं भाई, जो एशिया के अंदर या दक्षिण एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सफल लोकतंत्र है। भारत का एग्जांपल ले लेते हैं ना, सबसे सफल लोकतंत्र तो हमारा ही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तब उनको समझ में आएगा नहीं, सिर्फ धनी देशों में या अमीर देशों में ही लोकतंत्र नहीं रह सकता, लोकतंत्र हर देश में रह सकता है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। समझ गए इतना, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई पाकिस्तान की, है ना, हमारा पड़ोसी देश है ना, बहुत फेवरेट कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की कैसी सेना रही है, क्या रहा है, चलो। तो जब पाकिस्तान में संविधान बना, उसी टाइम से ही देश की जो शासन है, शासन व्यवस्था है, वो किसके हाथ में चली गई, अयूब खान, यानी कि जो कि आर्मी का, सेना का जनरल था वहाँ का, है ना। उसने अपने आप को क्या कर लिया, वहाँ पर सबसे पावरफुल बन गया, यानी उसने अपने हाथों में शासन प्रणाली ले ली, शासन व्यवस्था ले ली, और अपना बाद में क्या किया, निर्वाचन भी करवा लिया, समझ गए, यानी खुद का ही चुनाव करवा ले रहे हैं लोग। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, पावरफुल है, आर्मी का व्यक्ति है, आर्मी का जनरल है, हेड है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को हटा सकते हो, प्रधानमंत्री के पद का तख्ता पलट कर सकते हो, और खुद जाके तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे शासन व्यवस्था चला सकते हो, सरकार बना सकते हो। ये देखने को मिलता है हमें, ठीक। उनके शासन के खिलाफ जनता के बढ़ते गुस्से के कारण क्या होता है, जनता का जब गुस्सा बढ़ने लगता है तो उन्हें क्या करना पड़ा भाई, अपना पद छोड़ना पड़ गया। यानी पहले तो इन्होंने अपने हाथ में बागडोर ले ली कि भाई मैं ही चलाऊँगा पूरी सरकार, लेकिन भाई जनता क्या हो गई, क्रोधित हो गई कि भाई इस तरीके से व्यवस्था आप गड़बड़ कर रहे हो, सही से नहीं चला पा रहे हो। तो इनको क्या करना पड़ा, जब जनता ज़्यादा गुस्सा हुई तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, फिर से सैन्य शासन आया, ठीक है। देखा ना, पहले सेना का शासन था, यानी इनका अयूब खान का, फिर उन्होंने अपना निर्वाचन करवा लिया, तो नॉर्मल शासन है, सेना का शासन नहीं है। लेकिन जब इन्होंने अपना पद छोड़ दिया तो उसके बाद दोबारा सेना का शासन आ गया। अब वहाँ के जनरल थे याहिया खान, उन्होंने क्या कर लिया, पदभार ग्रहण कर लिया, ठीक है, सारी बागडोर अपनी संभाल ली उन्होंने। अब याहिया खान के शासन के टाइम पे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का संकट आया था, है ना, जो हमने देखा ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो जाते हैं, ठीक है, 1971 में, फिर हमारे भाई उनकी वजह से युद्ध भी होता है। तो ये चीज़ें जब कब हुई थी, जब याहिया खान क्या थे, वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह लो, या जनरल थे वहाँ के सेना के, ठीक है। तो उन्हीं के टाइम पे ये चीज़ें देखने को मिली। 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसी वजह से फिर पूर्वी पाकिस्तान अलग होके क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्यों बन गया भाई, क्योंकि पता है आपको, पहले ही पता होगा, फिर भी एक बार हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा तो था, पूर्वी बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान जिसे बोलते थे, है ना। तो वो जो बांग्लादेश है वो इसका हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान
जो है वो इनके ऊपर, जो मेन पाकिस्तान अपना है, जो आज के करंटली जो पाकिस्तान है, वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। इनको आज़ादी नहीं थी बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे ढंग से, इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, डेवलपमेंट के भी लिए बहुत इनको कह लो तरसना पड़ता था, बहुत पीछे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई हमें इनसे मुक्ति चाहिए, यानी आज़ादी चाहिए, हम अपना अलग ही देश बना के रह लेंगे। तभी फिर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, भारत से समर्थन करता है और फिर बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। भारत के जब युद्ध होता है पाकिस्तान से, इसकी वजह से वही रूस भी, रसिया जो है वो भी हमें हमारी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन हम मना कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, है ना। चलो, तो 1971 से 1977 तक क्या होता है, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो क्या बनते हैं वहाँ के, वो निर्वाचित सरकार उनकी रहती है। और 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को क्या किया, फिर गिरा दिया। यानी 71 से जब लड़ाई युद्ध हुआ, उस टाइम से लेकर 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी। और 1977 में क्या हुआ, एक जनरल आए जिया उल हक, उन्होंने क्या किया, फिर से तख्ता पलट किया और दोबारा से सरकार गिर गई। और फिर वो क्या बन गए, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कह लो या हेड ऑफ़ द स्टेट कह लो, बन गए। ठीक है। अब 1982 में क्या होता है, लोकतंत्र के लिए आंदोलन किए जाते हैं, लोकतंत्र के समर्थन में। अब जब 1982 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुए, तो 1988 में क्या होता है, जो ये बेनज़ीर भुट्टो थे, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनाई जाती है। ठीक है, अभी देखा ना कि कैसे जनरल जिया उल हक ने सरकार गिरा दी थी, फिर 82 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन होने लग गए, 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में क्या बन गई, सरकार बनी। तो ये सारे परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, 1999 में जनरल जो थे, ठीक है, तो 1999 में क्या होता है, जो जनरल थे वहाँ के परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले में आप नाम करेक्ट देख सकते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो रखी है। ठीक, तो जो जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने क्या किया, 1999 में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को हटा दिया। ठीक है, यानी कि 1999 में आते आते कौन प्रधानमंत्री बन गए थे भाई, परवेज़ मुशर्रफ बन गए थे। ठीक है, पढ़ा था ना कि दूसरी सरकार बनी थी, तो मतलब बेनज़ीर भुट्टो फिर नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में बनी थी। तो यही होता है, नवाज़ शरीफ के जो नेतृत्व में सरकार बनती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ 1999 में उनको हटा देते हैं। 2001 में फिर क्या होता है, परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को राष्ट्रपति बनवा लेते हैं, है ना। देख रहे हो, मतलब खुद ही ये अपने आप को, जो सेना का अधिकारी आता है, तख्ता पलट करता है, 1-2 साल ऐसी व्यवस्था चलाता है, बाद में फिर इलेक्शन करा लेता है, अपने आप को चुनवा लेता है। तो 2001 में क्या देखने को मिलता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक रूल जो था वो क्या हो गया, 2008 से यहाँ पर स्टार्ट होता है ना। 2008 से क्या होता है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत होती है। और जून 2013 में नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में क्या होता है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ठीक, यानी अभी क्या देखना हमने कि 2008 में यहाँ पर क्या बनी, लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। जून 2013 में फिर से नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री वहाँ के बनते हैं, लेकिन 2017 में इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, आपने लेटेस्ट अभी मतलब रिसेंट में अगर कुछ टाइम पहले की न्यूज़ वगैरह आपने सुनी हो तो पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पर ये आपको पता होगा कि होता क्या है, 2017 में वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर। और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है कि भाई इन्होंने ये क्राइम किया है, यानी वित्तीय भ्रष्टाचार में ये क्या थे, संलिप्त थे, यानी कन्विक्टेड इनको घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फाइनेंशियल करप्शन के लिए। अब इनको क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन्हें तत्काल क्या किया जाए, इनके पोस्ट से, इनके पद से हटाया जाए और इनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाए जेल की। तो इन्होंने 10 साल की सज़ा इनको सुनाई गई थी। ठीक है, अब जुलाई 2018 में क्या होता है, पाकिस्तान में आम चुनाव कराए जाते हैं इमरान खान के नेतृत्व में। ठीक, अब वहाँ पर क्या बनती है, आम चुनाव होते हैं 2018 में, तो इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक, अब 2022 में फिर क्या होता है, इनसे भी समर्थन खो जाता है, यानी इनका भी समर्थन छिन जाता है। ठीक, अब जब इनका समर्थन खो गया तो इन्हें क्या किया गया, पद से हटा दिया गया, यानी इनके जो पोस्ट थी, प्रधानमंत्री थे, हट गए। अब इनको भी आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो ये भी मस्त आराम से जेल में बंद है। क्या कितनी बेकार हालत हो गई है इनकी, आप देख सकते हो न्यूज़ में, अगर अभी भी गूगल पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 3 मार्च 2024 को जो शहबाज शरीफ है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर उस टाइम से अब तक इन्हीं की सरकार क्या है, चल रही है। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये था, हमने अभी क्या पढ़ा कि किस तरीके से दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है, कैसे वो ताकतवर बन रहा है, या कौन कौन से देश कैसे ताकतवर हैं, और
कौन कौन से देश में किस तरीके की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजतंत्र क्या है, ये सब हमने पढ़ा। जिसमें सबसे पहले हमने आज किसकी बात की, तो पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से वहाँ पर सेना का शासन और लोकतंत्र दोनों ही चल रहे थे, ठीक है, आज भी चल रहे हैं, और क्या व्यवस्था है, ये सब हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, जो भी हमने आज पढ़ा है वो सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका जब सेकंड पार्ट आएगा उसमें। तब तक के लिए गुड बाय।